Hello everyone, welcome to my history class. So dear student, today we will start chapter 2nd of class 12th history. Kings, farmers and towns. Early states and economies. C 600 BC to 600 CE. So हम 1 मिलेनियम जो है वो पूरा एक टाइम पीरियड है वो पढ़ेंगे. किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में क्या क्या सिचुएशन थी, किस तरह टाउन एस्टेब्लिश हुए, कौन कौन सी अर्ली स्टेट्स थी, अर्ली किंगडम कौन से थे, एवरीथिंग वी विल रीड इन दिस चैप्टर. So let us start. There were several developments in different parts of the subcontinent during the long span of 1500 years following the end of the Harappan civilization. As we know, in previous chapter we read about the Harappan civilization. So after the Harappan civilization, after 1500 years, टाइम ऑफ 1500 ईयर्स, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं. एज वी नो अबाउट द हरप्पन सिविलाइजेशन, द स्पेशलिटी ऑफ सिविलाइजेशन. आफ्टर दैट many towns were established and the states, how they developed, everything we will read in this chapter. This was also the period during which the Rigveda was composed by people living along the Indus and its tributaries. So ये वही टाइम था जब ऋग्वेदा कंपोज हुआ था, जो सबसे पुराना हमारा वेद है, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहने वालों ने इसे कंपोज किया था. एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स emerged in many parts of the subcontinent. As we know, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट कहाँ पे होती थी? जहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होती थी, लैंड जो है ज़्यादा फर्टाइल होती थी. इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, मेनली नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन प्लेटू एंड द parts of Karnataka. Besides, there is evidence of pastoral population in the Deccan and further south. So pastoral जो थे, जो पेस्टोरलिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं, जो एनिमल हर्डिंग करते हैं, वो पॉपुलेशन जो है वो उसके भी एविडेंस मिले हैं. न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डेड. अब डेड के न्यू मोड्स, नए तरीके से, लाइक हमने पढ़ा ना हरप्पन सिविलाइजेशन में, या जो हमारा एंशियंट जो डेड के जो डिस्पोजल का, या हम संस्कार की बात करें, जो दाह संस्कार होता है, वो क्या था? पहले बॉडीज़ को क्या करते थे? बरी करते थे. बट नाउ न्यू मोड्स, लाइक नाउ डेज वी ऑल नो इन आर सनातन धर्म क्या किया जाता है? बर्न किया जाता है ना डेड बॉडी को. सो न्यू मोड्स जो है वो देखने को मिले, इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ इलेबोरेट स्टोन स्ट्रक्चर्स नोन एज मेगालिथ्स. सो ये वो टाइम था जिसमें बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स बना रहे थे, जिनको क्या बोलते थे? मेगालिथ्स, पाषाण का जो टाइम था. एमर्ज्ड इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. कहाँ पे एमर्ज होते हैं? सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में. फ्रॉम द फर्स्ट मिलेनियम BCE, फर्स्ट मिलेनियम BCE का जो टाइम था, फर्स्ट BCE वाला जो टाइम था. मिलेनियम हमारा क्या होता है? 1000 ईयर्स को हम मिलेनियम कंसीडर करते हैं. सो फर्स्ट मिलेनियम BCE का जो टाइम था, BCE वाला जो थाउजेंड्स वाला टाइम था. In many cases, the dead were buried with a rich range of iron tools and weapons. So बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें टूल्स और वेपन्स के साथ बरी किया जाता था. एज वी नो, अगर हम प्रीवियस अपने टॉपिक में जाते हैं हरप्पन सिविलाइजेशन में, सो वहाँ पे हमें डेड बॉडीज़ के साथ ज़्यादा कुछ आइटम्स, ज़्यादा कुछ वो बरी नहीं करते थे. कुछ बेसिक चीज़ें नॉर्मल जो बेसिक यूज़ की होती हैं. बट अब जो है वो रिच रेंज मीन्स बहुत ज़्यादा आयरन टूल्स और वेपन्स डेड बॉडीज़ के साथ बरी करने लगे थे. अब फ्रॉम C 6th century BCE, C जहाँ पे लिखा जाता है वहाँ पे अप्रोक्सीमेट होता है, सर्का का ये साइन होता है C. इसका मीनिंग होता है अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं होता. सो 6th century BCE का टाइम था. देयर इज evidence that there were other trends as well. Perhaps the most visible was emergence of early states. So इसी टाइम पे अर्ली स्टेट्स का emergence के एविडेंस मिले हैं. न्यू स्टेट्स जो हैं वो एमर्ज होती हैं इसी टाइम पे. एम्पायर्स एंड
किंगडम्स, एम्पायर्स बनते हैं. एम्पायर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड अ किंगडम? सो डू यू नो द डिफरेंस? एम्पायर मीन्स अ वास्ट एरिया. जब बहुत बड़ा एरिया होता है ना, किसी एक एपेक्स पे एक ही रूलर होता है, एक रूलर के अंडर बहुत बड़ा एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड एन एम्पायर. एंड अ किंगडम, वो बहुत छोटा सा एक कस्बा हो सकता है, बहुत छोटा एरिया हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, बट बहुत बड़ा नहीं होता. उसमें बहुत ज़्यादा, अगर हम कहें ना, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज कंसिडर नहीं होते. वास्ट एरिया होता है, वो एम्पायर्स होते हैं. Underlying these political processes were other changes evident in the ways in which agriculture production was organized. So ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस हैं, इनके साथ साथ अदर चेंजेस भी होते हैं. लाइक एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाती है, चेंज हो जाती है. प्रोडक्शन मीन्स अगर प्रोडक्टिविटी जो है, पहले प्रोडक्टिविटी हो सकता है कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग होती हो, अब प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा इंक्रीज हो गई हो, प्रोडक्टिविटी सरप्लस प्रोड्यूस करने लगे हों. साइमल्टेनियसली न्यू टाउन्स अपीयर्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. साइड बाय साइड, साथ साथ यहीं नए नए टाउन्स जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में अपीयर होते हैं. हिस्टोरियंस attempt to understand these developments by drawing on a range of sources. फॉर एग्जाम्पल, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें जो भी रिटन रिकॉर्ड मिले थे वो हमें डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. बट यहाँ पे अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड की, सो जितना भी रिटन मटेरियल है वो डिसाइफर हो गया है. सो बहुत सारी ये जो डेवलपमेंट्स हैं वो, इसके रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, किन किन सोर्सेज के थ्रू हमें पता चला है कि डेवलपमेंट कैसे हुई, कहाँ कहाँ हुई, किस टाइम पे हुई, एवरीथिंग. इंस्क्रिप्शंस, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल. कुछ रिमेन्स हैं जो मटेरियल हैं वो भी इसके लिए डेफिनेटली हमारा एंशियंट जो भी प्रोसीजर है वो तो इन्हीं पे बेस्ड होता है. देन रिटन रिकॉर्ड हैं, टेक्स्ट वगैरह, इंस्क्रिप्शन या फिर कॉइन्स के थ्रू भी पता चलता है कि भाई कौन सा किंगडम कब होगा. क्योंकि पुराने टाइम पे अगर हम कॉइन्स की बात करें तो उन पे हमेशा किंग या क्वीन वगैरह की पिक्चर होती थी, इमेज होती थी उनकी. As we will see, this is a complex process. You will also notice that these sources do not tell the entire story. We all know about it. पूरी की पूरी स्टोरी सिर्फ इन सोर्सेज से नहीं क्लियर होती है. सारे ये सोर्सेज हमें स्टोरी क्लियर नहीं कर पाते हैं. पूरी स्टोरी क्लियर करने के लिए एक्चुअली इफ़ आई से इट इज़ नॉट रॉन्ग कि हम हमेशा हिस्ट्री में आइडियाज़ पे बेस्ड होते हैं. वी कांट से श्योर. हिस्ट्री को कभी भी हम 100% श्योर नहीं कह सकते. हिस्टोरियन हमेशा हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द एविडेंस. सो ये एंटायर स्टोरी हमें नहीं बताते हैं. नाउ द प्रिंसिप एंड पियादशी. सो प्रिंसिप एंड पियादशी. प्रिंसिप कौन है? जेम्स प्रिंसिप के बारे में यहाँ गिवन है. वो कौन थे जिन्होंने सबसे पहले ये पियादशी वाली कहानी को समझा कि पियादशी किसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है? फॉर अशोका द महान, द ग्रेट एम्परर. So let us start. Topic first, Princip and Piyadashi. Some of the most momentous developments in India epigraphy took place in the 1830s. So epigraphy you can see right में आपका एक कॉलम भी गिवन है लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे. एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन क्या होती हैं? वही जो रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जो लिखे जाते हैं या तो स्टोन वगैरह पे जो इनग्रेव किए जाते हैं, उनकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी. सो अगर हम कहें बहुत सारी मूवमेंट जो है वो इंडियन एपिग्राफी जब 1830s में एपिग्राफी स्टार्ट हुई तो उससे बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट्स के बारे में मूवमेंट होती हैं. दिस वॉज व्हेन जेम्स प्रिंसिप. अब ये कब हुआ? जब जेम्स प्रिंसिप क्या थे? एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. मिंट जहाँ पे क्या बनाए जाते हैं? कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं. वहाँ पे ऑफिसर थे डिसाइफर्ड ब्रह्मी एंड
ख्रोस्टी, उन्होंने ख्रोस्टी और ब्रह्मी को डिसाइफर किया। डिसाइफर मीन्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उसको समझना, उसे पढ़ पाना। सो उसको ब्रह्मी और ख्रोस्टी को उन्होंने समझ लिया। तो डेफिनेटली जब उन्होंने समझा तो उसमें रिटन रिकॉर्ड, एपिग्राफीज जो थी, इंस्क्रिप्शन जो थी उनकी, एपिग्राफी की स्टडी की उनकी, एंड देन काफ़ी सारे एविडेंस वहाँ से उन्होंने कलेक्ट किए। 2 स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कोइंस, 2 ये जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट 2 भाषाएं जो लैंग्वेज जो थी वो यूज़ होती थी। स्क्रिप्ट जो होती है ना वो लैंग्वेज के लिए जो यूज़ होती है, लाइक हमारी हिंदी की देवनागरी है जिसमें हमारे लेटर्स वगैरह, उनकी साउंड, सब कुछ जो क्लियर होती है ना, वो सब होता है स्क्रिप्ट। सो ये दोनों स्क्रिप्ट जो थी उस टाइम पे, जिसमें जितनी भी पुरानी इंस्क्रिप्शंस वगैरह हैं या कोइंस में जो भी राइटिंग थी वो इन्हीं स्क्रिप्ट में थी। He found that most of these mentioned a king referred to as पियादशी। उसने देखा जितने भी इंस्क्रिप्शंस वगैरह की स्टडी की या कोइंस की तो उसे क्लियर हुआ कि किंग के नाम पे क्या यूज़ करते हैं, पियादशी। पियादशी का मीनिंग क्या होता है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, जो बहुत दिल के जो बहुत पास होता है, जो बहुत करीब होते हैं, प्यारे जिसको कहते हैं ना, बहुत प्रिय। There were a few inscriptions which also referred to the king as Asoka. So at the same time कुछ ऐसी इंस्क्रिप्शंस मिली हैं जिसमें एक किंग के बारे में कहा है उन्होंने। तो किंग कौन है, अशोका। सो क्या क्लियर हुआ कि पियादशी किसके लिए यूज़ किया गया है, अशोका के लिए। वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, एक ग्रेट रूलर थे अशोका हमारे एंशियंट टाइम के। दिस गिव अ न्यू डायरेक्शन टू investigations into early Indian political history as European and Indian scholars used inscriptions and text composed in a variety of languages to reconstruct the lineages of major dynasties that had ruled the subcontinent. So इसमें एक न्यू डायरेक्शन उनको मिली इन्वेस्टिगेशन की। यूरोपियन और इंडियन जो भी हिस्टोरियन थे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, सबको एक डायरेक्शन मिली कि पुराने टाइम के कौन कौन किंग्स थे, कौन रूलर थे, कौन सा एम्पायर था, कौन एम्पर थे, मीन्स एवरीथिंग अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। ये उनको एक कहते हैं ना, एक डायरेक्शन मिल गई कि अब उनको किस डायरेक्शन में जाना है। एक्चुअल में उनको स्टडी किसकी करनी है, तो उनको स्टडी किसकी करनी थी, एम्परर्स, एम्पायर्स, स्टेट्स, इन सब के बारे में उनको पढ़ना था, जानना था। और डिफरेंट जो भी डायनेस्टीज़ आई हैं, जो उनकी लाइनेजेस, जो भी उनके डिसेंडेंट वगैरह थे, जो वंशावली रही है, उन सब के बारे में स्टडी करना। एज अ रिजल्ट द ब्रॉड contours of political history were in place by the early decades of the 20th century. So इससे क्या होता है, डेफिनेटली उन्होंने एक कॉन्टोर्स होता है उसे एक पर्टिकुलर शेप देना। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक शेप दे दी। और कौन से टाइम की बात हो रही है ये, अर्ली डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। अर्ली डिकेड्स की अगर बात करें तो 10 ईयर का एक डिकेड होता है। 20th सेंचुरी जो कब से कब तक होती है, 1901 टू 200, ये 20th सेंचुरी। तो फर्स्ट डिकेड्स अगर हम बात करें तो 1920s तक के जो डिकेड्स थी, फर्स्ट 2 डिकेड्स के बारे में। सब्सिक्वेंटली scholars begin to shift their focus to the context of political history. So definitely अब scholars का जो है टोटली उनकी इंटेंशन जो थी किस में हो गई, सारा फोकस कहाँ गया, political history में। Investigating whether there were connections between political changes and economic and social development. So क्या क्या इन्वेस्ट करना कि कौन कौन से कनेक्शंस थे political changes और economic social developments के। It was soon realized that while there were links, these were not always simple or direct. So जल्दी ये रियलाइज हो गया था कि ये जो लिंक हैं ये इतने ईजी नहीं हैं, इतने सिंपल नहीं हैं और इतने
डायरेक्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट से जो जो उनको पता चला है वो सब कुछ इतना आसान नहीं है कि फटाफट पढ़ेंगे, उनको स्टडी करेंगे और एकदम से सारा कुछ क्लियर होता जाएगा कि पहले ये किंग थे, उसके बाद ये किंग थे, उनके साथ क्या कनेक्शन थे। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करने के बाद, टेक्स्ट कोइंस वगैरह की स्टडी के बाद उनको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग रखना, उसके बाद बहुत कोशिशों के बाद जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया, समझा कि कौन से टाइम पीरियड का कि कौन सी हिस्ट्री है, कब क्या हुआ, एवरीथिंग। सो दिस इज़ अबाउट इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस होती क्या हैं? सो लेट अस सी। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग्स एनग्रेव्ड, एज आई टोल्ड यू, क्या की जाती है वो एनग्रेव का मतलब क्या होता है? कुरेद कर लिखना, उसके अंदर लाइक स्टोन वगैरह के अंदर जो कुरेद कर लिखा जाता है, ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पोट्री। They usually record the achievements, activities, or ideas of those who commissioned them and include the exploit of king. So ये यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस में, जो इनग्रेव किया जाता था, वो क्या होता था? ऑलमोस्ट सबकी अचीवमेंट्स वगैरह, एक्टिविटीज़ या आइडियाज़ जो होते थे, जो जो कमीशन में जो रूल करते थे, जो हाई पोजीशंस पे थे, उन सब के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ होता था। या फिर किंग के बारे में, किंग ने किस तरह रूल किया, किस तरह एक्सप्लोइट्स की अगर बात करें तो किस किस को कैसे टॉर्चर करना भी बोल सकते हैं, एक्सप्लोइट करना, एवरीथिंग। और डोनेशंस मेड बाय द वुमेन, किस किस ने डोनेशन की, लाइक मैन और वुमेन एंड मैन, और टू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, कई बार आप लोगों ने अभी भी देखा होगा कुछ धर्मशाला वगैरह में, अगर कभी आपने विज़िट किया हो तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है ना, कई जगह आपको दिखा होगा कि ये जो फलां फलां ये वाला रूम जो है, उन्होंने उनकी याद में, उनके पुत्र ने, उनके सुपुत्र ने उनको क्या किया, डोनेट किया, इस तरह होता है। कहीं कोई वाटर टैंक होता है तो वो उसके बारे में लिखा होता है। कहीं अगर पार्क वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे अगर चेयर्स वगैरह जो लगा रखी होती हैं उन पे भी लिखा होता है कि ये वाली जो है वो किसने डोनेट की है। नाउ डेज ऑल्सो इट इज़ इन द प्रैक्टिस। कहीं टेम्पल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे भी ये इतने सारे पत्थर, ये वाला एरिया उन्होंने डोनेट किया है, यहाँ के लिए उन्होंने डोनेशन दी है, एवरीथिंग। तो इस तरह की जो है वो इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई मिली थी, इनग्रेव हो रखी थी। इंस्क्रिप्शंस आर वर्चुअली परमानेंट रिकॉर्ड्स। डेफिनेटली वो परमानेंट होते हैं, वो ऐसे इनग्रेव होते हैं कि ईजी नहीं होता रब करना, उनको इरेज करना। सम ऑफ विच कैरी डेट्स, कुछ के साथ डेट्स भी थी। अदर्स आर डेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल ऑफ राइटिंग। देखो पैलियोग्राफी क्या होती है, लाइक अगर हम बात करें राइटिंग के स्टाइल की, अब एक सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, लाइक ये हम अगर पुराने टाइम की बात करें, हमारा जो टाइम था उस टाइम में हम कुछ लेटर जो थे, कुछ वर्ड जो थे, हम कैसे राइट करते, सॉरी जो हमारे हिंदी के जो लेटर थे उनको कैसे राइट किया जाता था। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो एक हमारा हिंदी का लेटर होता था, ये देखें, ये आज के टाइम पे हम इसे क्या लिखते हैं, ये क्या है, झ से झंडा। बट अगर हम देखें कुछ टाइम पहले झ से झंडा ना ऐसे भी लिखा जाता था, बट आजकल के बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता। सो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको ना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। एक टाइम था जब ऐसे लिखा जाता था, अब जो है वो ऐसे लिखा जाता है। तो सिमिलरली ये पैलियोग्राफी होती है, राइटिंग स्टाइल जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। सो टाइमली जो चेंजेस होते हैं उसे बोलते हैं पैलियोग्राफी। कम टू द टॉपिक नाउ। सो जो उनकी डोनेशन वगैरह के बारे में होता था। सो ये वन मोर थिंग, परमानेंट रिकॉर्ड होते थे बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी और स्टाइल। कौन कौन सी राइटिंग है, लाइक अभी मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, विद अ फेयर अमाउंट ऑफ प्रीसीजन, जो उनके ऊपर जो जो लिखा हुआ होता था ना, जो उसकी प्योरिटी के बारे में, कितना प्योर है कितना नहीं, क्या क्लियरिटी कितनी है, उसकी प्योरिटी के बारे में बात करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन C250 BCE
सी मीन्स अप्रोक्सीमेट 250 BC की बात करें तो लेटर ए जो था वो कैसे लिखा जाता था, लाइक आपको दिख रहा है ना, ये कैसे लिखा जाता है, लाइक उल्टा के जैसा दिख रहा है। बाई सी 500 BCE एज वी नो कि हमारी जो बिफोर क्राइस्ट एरिया, बिफोर कॉमन एरा जो है, बिफोर कॉमन एरा वाला जो टाइम था उसमें क्या होता है, हम उल्टी चलती है हमारी काउंटिंग। सो 500 CE तक, CE की बात हो रही है, ये 250 BCE देन 500 CE में चले जाते हैं। इट वॉज रिटन लाइक, ये दिख रहा है ना आपको, भ जैसा दिख रहा है, तो ए को ऐसे लिखने लगे थे। तो इससे डेफिनेटली अगर हमें इंस्क्रिप्शंस पे जो हमारी फर्स्ट वाले टाइप के इस तरह के मिलेंगे लेटर्स, तो हम किसे कंसीडर करेंगे? डेफिनेटली इट इज़ क्लियर कि अगर इस तरह के मिलेंगे तो हमें पता है कि ये कब के होंगे। और उसके बाद अगर हम ये नीचे वाला जो हमारा है उसको करेंगे तो डेफिनेटली हमारा क्लियर हो जाता है कि ये किस टाइम पीरियड के हैं। सो नाउ इट इज़ क्लियर। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन प्राकृत। सो जो सबसे पुरानी है वो किस में थी? प्राकृत में। अ नेम फॉर लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। लैंग्वेज, एक सबसे पुरानी लैंग्वेज थी हमारी प्राकृत, जो ऑर्डिनरी पीपल जो थे सब उसको यूज़ करते थे। नेम्स ऑफ रूलर्स सच एज अजाता सत्तु एंड अशोका नोन फ्रॉम प्राकृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस। सो इनके जो नेम है वो प्राकृत टेक्स्ट और इंस्क्रिप्शन में ही मिले हैं, वहाँ से इनके नाम के बारे में पता चला है। हैव बीन स्पेल्ट इन देयर प्राकृत फॉर्म्स इन देयर दिस चैप्टर। सो उनकी प्राकृत फॉर्म में ही यहाँ पे उनको स्पेल किया गया है इस चैप्टर में। यू विल ऑल्सो फाइंड टर्म्स इन लैंग्वेज सच एज पाली, तमिल एंड संस्कृत। सो और भी लैंग्वेज थी जो उस टाइम पे इम्पोर्टेंट थी, जो यूज़ की जाती थी, पाली, तमिल एंड संस्कृत, which two were used to write inscriptions and text. It is possible that people spoke in other languages as well, even though these were not used for writing. हो सकता है कुछ ऐसे डायलेक्ट हो सकते हैं जिनको हम लाइक अभी भी अगर हम कहें तो हमारी स्टेट वाइज काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोली। लाइक अगर हम बात करें तो किसी स्टेट में वैसे तो रिटन में नहीं होती, लाइक हम फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ एक हरियाणा का एग्जांपल लें, हरियाणा जो हरियाणवी एक डायलेक्ट है, बट हम उसे रिटन फॉर्म में नहीं ला सकते। रिटन फॉर्म किसकी होती है? हिंदी की। तो इस तरह की लैंग्वेजेस जो थी, और भी कई सारी लैंग्वेजेस थी, तो हो सकता है कि लोग जो हैं वो लैंग्वेज बोलते हों जो रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं थी। So with this, our first topic completed. From next video we will start second topic, the earliest states. So for today this is enough. Good day everyone. Bye.